हेलो एंड वेलकम बैक मेरे खट्टे मीठे अमरूद। हेलो एंड वेलकम बैक मेरे खट्टे मीठे अमरूद। तो कैसे हैं आप? आशा कर रहा हूं कि आप एग्जाम की तैयारी जोश और खरोश में कर रहे हैं। ओके, इस एग्जाम की जर्नी में मैं आपका हमसफर बनने आया हूं और एटम और न्यूक्लियाई से जितने भी वायरल क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना, वो आपके लिए लेके आए हैं। तो प्लीज पूरा देखिए, लुफ्तंदोज होइए और मेरे साथ बने रहिए, है ना? वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर ऐसा है बेटा लोग कि यहां भी थोड़ा डेटा को आपको रटना है। जो भी यहां एमसीक्यूज है वो रटना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट? इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में होता है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, वही ग्राउंड स्टेट है बेटा, उस वक्त उसका वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आप जानते हैं क्या होता है? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है बेटा लोग, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर 6 बाई n मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड स्टेट के लिए, और ग्राउंड स्टेट n इक्वल्स टू 1। ओके, तो Vn इक्वल्स टू V1 equals to 2.18 into 10 raised to power 6 meter per second, approx equals to 2.2 into 10 raised to power 6 meter per second. ओके, तो आपका जो करेक्ट आंसर है बेटा 2.2 into 10 raised to power 6 meter per second, and this is the correct answer. Question number 2. The energy of an electron in ground state of hydrogen atom is, जो हाइड्रोजन एटम है बेटा, ये बेटा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये आपका न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस है। फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितना एनर्जी होगा? तो बेटा किसी भी ऑर्बिट में जो एनर्जी होता है, एनर्जी इन nth ऑर्बिट कितना होता है? -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर ग्राउंड स्टेट n इक्वल्स टू 1। तो एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट आंसर इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है ना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट में पूछता बेटा तो n इक्वल्स टू 2, यानी इस पूरे डेटा को 13.6 को 4 से डिवाइड करना पड़ता। ओके, थर्ड ऑर्बिट में 3 स्क्वायर यानी 9 से डिवाइड करना पड़ता है ना? चलिए अगला देखते हैं। If the radius of first orbit of electron in hydrogen atom is 0.53 angstrom, then the radius of third orbit will be, radius of third orbit will be। थोड़ा सोचिए बेटा लोग, आप लोग, है ना, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद हम बतलाते हैं। ओके, सोच लिए। रेडियस इन nth ऑर्बिट, radius of nth orbit is nothing but n square radius of first orbit। अब ये किसका पूछ रहा है बेटा? If the radius of first orbit of electron in H2 atom is 0.53 angstrom, ये दिया हुआ है 0.53 angstrom। तो किसका पूछ रहा है? रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। तो यहां पर थर्ड ऑर्बिट यानी n इक्वल्स टू 3 r थर्ड ऑर्बिट 9 इंटू 0.53
एंगस्ट्रॉम. 9 3 जा 27 7. Okay, 9 5 जा 45 and 2 47 4.77 angstrom. 4.77 angstrom is the correct answer. Okay, आगे ये क्वेश्चन पढ़िए और थोड़ा आप लोग तैयारी कीजिए बेटा, मतलब ये क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से इसका जवाब दीजिए, है ना. चलिए, बेटा which series of hydrogen atom spectrum lie in UV region. बेटा याद रखना, सबसे पहला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, है ना, कौन कौन सा सीरीज होता है. पहला बतला सकते हैं. पहला होता है बेटा लेमन सीरीज. दूसरा होता है बेटा बाल्मर सीरीज, है ना. तीसरा होता है बेटा पैशन. चौथा ब्रैकेट. पांचवा पुंड, है ना. बेटा शुरुआत यहां से कीजिए. लेमन सीरीज ही बेटा यूवी रीजन में पाया जाता है. यूवी रीजन में, है ना. बामर कहां पाया जाता है बेटा? बामर तबीयत थोड़ी सी नासाज है बेटा, विजिबल रीजन में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप लोग पढ़े होंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यूवी रीजन में लेमन सीरीज मिलता है बेटा, विजिबल में बामर. पैशन बेटा ये इंफ्रारेड रीजन में मिलता है. ब्रैकेट भी इंफ्रारेड रीजन में, पैशन फार इंफ्रारेड रीजन में मिलता है. तो बेटा यहां लेमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट और फुंड, इसमें बेटा कौन यूवी रीजन में है? तो यूवी रीजन में है आपका लेमन सीरीज, है ना. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. तो ये आपका है लेमन सीरीज इज द करेक्ट आंसर. आगे चलिए. व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. एटम के वॉल्यूम और न्यूक्लियस के वॉल्यूम का रेशियो क्या है? वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. तो बेटा एटम को भी हम लोग अप्रॉक्स स्फेरिकल मानते हैं बेटा, और सॉरी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, है ना. न्यूक्लियस को भी अप्रॉक्स हम लोग स्फेरिकल मानते हैं बेटा, और एटम को भी. तो इसका हो जाएगा बेटा 4/3 पाई एटम का रेडियस का क्यूब. ये हो जाएगा बेटा 4/3 पाई न्यूक्लियस के रेडियस का क्यूब. 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल. तो बेटा रेडियाई आर और आर का होल क्यूब. ओके, अब यहां पर रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर के अप्रॉक्स होता है, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई 10⁻⁻15 मीटर के अप्रॉक्स होता है होल क्यूब. ओके, 10⁻5 मीटर कैंसल आउट, क्यूब यानी बेटा 10⁻5 3 15. तो बेटा ये रेशियो होगा 10⁻15. ओके, ये आपका करेक्ट आंसर है. छठा, विच स्पेशल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाई इन द विजिबल रीजन. बेटा विजिबल रीजन में अभी हम लोग बतलाए थे बेटा लाइमन यूवी रीजन में. बामर कहां बेटा? इन विजिबल रीजन में. और उसके बाद जो भी है पैशन है, ब्रैकेट है, फुंड है बेटा, ये सब के सब इंफ्रारेड रीजन में है. तो बामर जो है बेटा, बामर सीरीज जो है वो आपका विजिबल रीजन में मिलेगा. बामर पहला वाला यूवी, दूसरा वाला बामर, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, है ना. सब के सब याद रखिएगा इंफ्रारेड रीजन में मिलता है बेटा. आगे चलते हैं. If the radius of the first orbit of hydrogen atom is 5.3 into 10⁻⁻11 meter, then the radius of the second orbit is, radius of nth orbit is given by कितना बेटा?
एन स्क्वायर R1, फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस का एन स्क्वायर टाइम्स nth ऑर्बिट। ये एन क्या है? एन आपका है बेटा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3, इस तरह से बेटा आगे जाएगा। तो आपको सेकेंड ऑर्बिट का पूछ रहा है तो n इक्वल टू 2 रखिए, R2 2 स्क्वायर टाइम्स R1 यानी 4 टाइम्स 5.3 इंटू 10 रेज टू पावर -11 मीटर। बेटा 4 3 जा 12, 1 4 5 जा 20 और 1 21.2 -11 एंगस्ट्रम में बेटा 10 रेज टू पावर -10 होना चाहिए, यानी यहां 1 ऐड करना है ना। यहां पर बेटा आपको 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड करना है तो डेसिमल इधर घसकेगा, लेफ्ट साइड में ऐड करना है तो डेसिमल इधर घसकेगा। 2.12 10 रेज टू पावर -10 मीटर। 10 रेज टू पावर -10 मीटर को बेटा एंगस्ट्रम कहते हैं। 2.12 एंगस्ट्रम, क्या कहीं पे मैच हो रहा है? 2.12 एंगस्ट्रम। ओके, आप लोग सोचिए, हम थोड़ा सा वक्त देंगे आपको, है ना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, देन द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट इज। सोचिए, रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट सेम ऐसा ही पूछ रहा बेटा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। फिर से रेडियस की बात हो रही है। रेडियस इन nth ऑर्बिट इज n स्क्वायर R1, n स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर इंटू R1 है 5.3 इंटू 10 रेज टू पावर -11 मीटर। थर्ड ऑर्बिट का 9 इंटू 5.3 10 रेज टू पावर -11 मीटर। 9 3 जा 27 2 47 10 रेज टू पावर -11 मीटर। बेटा यहां पर एंगस्ट्रम है। फिर से बेटा एक डेसिमल हमको लेफ्ट साइड में तब यहां ऐड होगा, एक ऐड करना है तो एक डेसिमल लेफ्ट घसका दो, डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट घसका दो बेटा। 4.77 इंटू 10 रेज टू पावर -10 मीटर। 4.77 एंगस्ट्रम। 4.77 है क्या? अच्छा ना, यस 5.3 है ना बेटा। 4.77 9 27 के साथ 2 47। देखिए बेटा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, तो जब आंसर नहीं मिले तो इसके करीब कौन आंसर है बेटा उसको टिक मार दीजिए। ओके, ठीक है। आगे बेटा, रेडबर्ग कांस्टेंट R इज इक्वल टू, बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू भी याद कीजिए और उसका जो एक्सप्रेशन होता है इनमें से कोई एक है उसको भी आपको याद करना। रेडबर्ग कांस्टेंट बेटा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? RH या सिंपली R से। ओके, रेडबर्ग कांस्टेंट, इसका वैल्यू जल्दी से बताइए बेटा क्या होता है? एट 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 कहां कहां है? देखिए सबसे पहला काम न्यूमरेटर में होना चाहिए बेटा m e का पावर 4। न्यूमरेटर में होना चाहिए बेटा m e का पावर 4। अब देखते हैं कहां पर m e का पावर 4 है। ओनली m e का पावर 4। तो सर यहां पर m e का पावर 4 ये नहीं होगा, m e का पावर 4 ये भी नहीं होगा। ओके, तो दो में हो गया। अब हमारे सामने a और c ऑप्शन बचा। a और c ऑप्शन, पहला तो m e रेज टू पावर 4 याद कीजिए बेटा, रट लीजिए m e का पावर 4। अब 8 होना चाहिए नीचे। 8 कहां है? 8
8, यहां पर 8 नहीं है, इसको भी हटा दीजिए, है ना। 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब होता है। ओके, यानी कि आपका ए जो है बेटा करेक्ट आंसर है बेटा। इसका वैल्यू भी याद रखना है ना। इसका वैल्यू भी याद रखना है बेटा। रिडबर्ग कांस्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट? रट लीजिए बेटा, वैल्यू भी और इसका एक्सप्रेशन भी, है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट? ओके, 10 9 6 7 8, हाँ 10 9 6 7 8 याद रखिए बेटा। 10 से 1 कम 9, उसके बाद 6 7 8, 10 9 8 7 6 ऐसे। अब यहां पर डेसिमल रहेगा बेटा, है ना। 10 9 6 7 8 याद रखिए। याद रखने का टेक्निक बता रहे हैं बेटा, है ना। रिडबर्ग कांस्टेंट, इसका वैल्यू या फिर इसका एक्सप्रेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन और ये भी, है ना। और इंटू, अब सवाल उठता है 10 रेज टू पावर -7 या फिर 10 रेज टू पावर 7। ओके, तो यहां पर बेटा आपको रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू लिखना है 10 रेज टू पावर 7। यूनिट है बेटा मीटर इनवर्स, यूनिट है बेटा मीटर इनवर्स। ओके, है ना। 10 रेज टू पावर 7 मीटर इनवर्स, ये नहीं होगा बेटा, ये नहीं होगा, है ना। ये नहीं होगा, -7 है, नहीं होगा, ये ठीक है बेटा, है ना। रट लीजिए। Rutherford's experiment suggested that the size of the nucleus is about, न्यूक्लियस का साइज बेटा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ही मिला था। ओके, कि न्यूक्लियस का साइज कितना है ना। तो न्यूक्लियर का साइज बेटा यहां पर रट लीजिए। न्यूक्लियस का साइज अभी हम जो वॉल्यूम का रेशियो निकाले थे उसमें बताए थे 10 रेज टू पावर -15, है ना। 10 रेज टू पावर -15 मीटर। तो सर दो जगह पे है, तीन जगह पे है, लेकिन नजदीकी वाला है ना, ये 10 रेज टू पावर -15 से -14, -13 तक नहीं, -12 तक नहीं, है ना, नजदीकी ये। ओके, Which of the following spectral sillage falls within the visible range? फिर से बेटा एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में बेटा उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के 7 पार्ट है। ओके, 7 पार्ट्स है बेटा, है ना। उन 7 पार्ट्स में कौन जो है बेटा विजिबल रेंज में गिरता है ना। कौन सा बेटा विजिबल रेंज में गिरता है? ओके, तो लेमन पहला है यूवी रीजन में, बामर दूसरा है विजिबल रीजन में। ओके, रट लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, इन द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, हाइड्रोजन एटम के बोर्स मॉडल में बेटा, हाँ, अभी द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, अभी हम लोग पढ़े हैं बेटा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल्स टू n स्क्वायर r1। इक्वल और r स्क्वायर बेटा, r1 अगर हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, है ना। आगे बेटा, द बोर्स मॉडल ऑफ एटम assume that angular momentum of electron is quantized, uses Einstein's photoelectric equation, predicts continuous emission of स्पेक्ट्रा फॉर एटम। बेटा सिंपल सा चीज है। बोर का सेकेंड पोस्टुलेट जो है बेटा वो कहता है एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, इसी को क्वांटा कहा जाता है ना। तो ये है बेटा क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहता है बेटा। एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन होता है। इन बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π? सेम क्वेश्चन है ना।
काइनेटिक एनर्जी नो सर, रेडियस नो सर, पोटेंशियल एनर्जी नो सर, एंगुलर मोमेंटम से बोर्स का सेकंड पॉस्टुलेट है बेटा एंगुलर मोमेंटम एल, या यूं कहे एम वी आर इज नथिंग बट एन एच ओवर 2 पाई। आगे इन पीयू है ना न्यूक्लियस देर आर, अब यहां सवाल उठता है बेटा, पीयू जो है अभी लाइव रहता है तो हम आपसे पूछते कि ये पीयू किस एलिमेंट का सिंबल है ना? आप कमेंट कीजिए, बताइए। पीयू प्लूटोनियम, पीयू प्लूटोनियम है बेटा। तो यहां पर बेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ना ना, यहां पर जो है बेटा ये 94 नीचे है बेटा, है ना? प्लूटोनियम नीचे 94, ऊपर 242, ये आपका एटॉमिक नंबर है, ये आपका मास नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या बतलाता है बेटा? न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना बेटा तो ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स, है ना? तो 94 प्रोटॉन्स, 94 प्रोटॉन्स कहीं पे है, 94 प्रोटॉन्स यहां पर है, और कहीं पर 94 प्रोटॉन्स यहां पर है, और 242 माइनस 94, 8 4 148, है ना? हाँ ये, तो ये ऑप्शन आपका मैच किया। ओके बेटा लोग, अच्छे से समझिए बेटा, थोड़ा स्लो चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना? फिर से एक बार, ऊपर वाला बेटा सॉरी नीचे वाला जो है बेटा वो एटॉमिक नंबर देता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देता है, और मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाने पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलता है। ओके, आगे भी होगा कुछ क्वेश्चंस, है ना? बेटा इसका सिंबल बताइए, ये भी हम बता दे रहे हैं। ये बेटा आर ए है, क्या है? आर ए, नीचे 88, ऊपर 226। ओके, फिर से व्हाट इज दिस? एटॉमिक नंबर। व्हाट इज दिस? मास नंबर। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इसमें से जेड घटा देंगे, है ना? ए में से जेड घटाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये अगर न्यूट्रल है, आयन नहीं है, न्यूट्रल है, तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यही बताएगा। तो 88 प्रोटॉन्स, 88 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो गलत है, 88 न्यूट्रॉन्स तो नहीं है अभी, है ना? 138 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी नहीं, न्यूट्रल एटम है, 88 प्रोटॉन्स, है ना? तो 88 प्रोटॉन्स, अब यहां पर देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर देखते हैं कि कितना। अच्छा 126 प्रोटॉन, ये भी खत्म, है ना? 226 प्रोटॉन कहां से होगा? ना 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 ना, ये प्रोटॉन है बेटा, पहला प्रायोरिटी प्रोटॉन को दो, है ना? 88 प्रोटॉन, अब 226 में से 88 को माइनस कर दीजिए बेटा, तो कितना आएगा, है ना? 6 3 1 130, सॉरी 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 138, 138, क्लियर? तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं बेटा आर ए किस एलिमेंट का सिंबल है? आर ए किस एलिमेंट का सिंबल है? बेटा आर ए रेडियम का सिंबल है। आगे, द सोडियम न्यूक्लियस कंटेन्स, यहां पर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन, यहां तो 11 प्रोटॉन होना चाहिए, 23 प्रोटॉन्स, 12 न्यूट्रॉन्स, 11 न्यूट्रॉन्स, तो यहां पर तो बेटा प्रोटॉन फेल कर गया, प्रोटॉन तो नहीं, प्रोटॉन अगर रहता तो नीचे वाला, यहां पर 11 प्रोटॉन्स होने चाहिए थे, नहीं है। अब बेटा न्यूट्रॉन आता है, दोनों में न्यूट्रॉन बचा, कैसे निकालेंगे? ऊपर वाला में से माइनस कर देंगे नीचे वाला, तो यहां पर 12 न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, 12 न्यूट्रॉन्स, 12 न्यूट्रॉन्स। ओके ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। Decay constant of radioactive substance is 5.3 into 10 raised to power minus 3 per year, then its half life is। अगर ये डिके कांस्टेंट है बेटा,
है ना। हाफ लाइफ इज, जल्दी से बताइए बेटा कितना होगा हाफ लाइफ। 1 मिनट देखते हैं। कैलेंडर, स्पॉटलाइट, टाइमर, टूल्स, फिजिक्स, मैथ्स, कैलकुलेटर। अरे वाह। हम्म। अब बेटा लोग यहां पर हम लोग इसको यहां पर ले जाते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। तो बेटा यहां पर फॉर्मूला है बेटा हाफ लाइफ कितना होता है, टी हाफ। देखिए सिंपल सा चीज है बेटा, हम फिर से बतला रहे हैं कि जो भी आप फिजिक्स में चैप्टर उठाइए, है ना, एक कॉपी ले लीजिए और जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी डेरिवेशंस हैं, है ना, सबको एक पन्ना में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ओके। तो टी हाफ लाइफ कितना हो जाता है बेटा, 0.693 डिवाइडेड बाय डीके कांस्टेंट लेमडा। हाफ लाइफ 0.693 बाय डीके कांस्टेंट लेमडा। यहां पर 0.693 ओवर डीके कांस्टेंट है 5.3 इंटू 10⁻³ पर ईयर, है ना बेटा, -3 पर ईयर, है ना। ये जो पर ईयर है बेटा ये ऊपर चला जाएगा, तो पर ईयर ऊपर जाएगा बेटा, ऊपर ईयर हो जाएगा। ओके। 0.693 डिवाइडेड बाय 5.3 इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +3। ओके। 0.693, ओके, डिवाइडेड बाय 5.3 इक्वल्स 0.130। इसका आएगा बेटा 0.130 8 इंटू 10⁻³ ईयर्स, है ना। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। ओके। अब 10⁻³ से ये मल्टीप्लाई होगा, या यूं कहे कि 3 डिजिट इधर घसका दीजिए तो ये गायब हो जाएगा। तो कितना होगा बेटा लोग, 130.8 ईयर्स। कहीं पर है क्या, 130.8 ईयर्स। ओके बेटा। तो देखिए एमसीक्यूज में भी आपके आ रहे हैं, है ना, एमसीक्यूज में भी इसके बहाने हम लोग न्यूमेरिकल सीख रहे हैं बेटा। आगे, if n naught is the original mass of a substance of half life period is 5 years, उस सब्सटेंस का बेटा हाफ लाइफ 5 साल है, मतलब हर 5 साल में वो बेटा अपना जो भी इनिशियल अमाउंट है उसका आधा हो जाएगा। हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लीजिए, अभी जितना है 5 साल बाद उसका आधा होगा। ओके, जितना भी है 5 साल बाद आधा हो जाएगा, ये बोल रहा है। देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद, 15 साल के बाद कितना सब्सटेंस बचेगा। अगर अभी इनिशियली एन नॉट है तो आज से 15 साल के बाद उसके पास कितना सब्सटेंस बचेगा बेटा, सोचिए जल्दी से और बताइए। सोच लिए। तो बेटा इसका है 15 ईयर्स में, 15 ईयर्स में पूछ रहा है। 15 ईयर्स को 5 ईयर्स से भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो यहां पर 3 हाफ लाइफ्स हो जाएंगे बेटा। कितने, 3 हाफ लाइफ्स। तो फर्स्ट हाफ लाइफ में फॉर फर्स्ट हाफ लाइफ एन नॉट था, एन नॉट का आधा हो जाएगा बेटा। एन नॉट था फर्स्ट हाफ लाइफ में 5 साल के बाद, 5 साल के बाद बेटा एन नॉट का आधा। ओके। अब यहां पर एन नॉट है
इसका आधा हो जाएगा फिर 5 साल में, हर 5 साल में बेटा आधा हो जा रहा है, तो 15 साल में कितना रह जाएगा? तो इसका आधा, शुरू में एन नॉट का आधा हुआ, एन नॉट बाई टू, अब इसका आधा तो एन नॉट बाई टू का हाफ, यानी एन नॉट बाई टू स्क्वायर, है ना। और फिर 5 साल के बाद बेटा 5 ईयर्स, तो 15 साल हो गया ना बेटा। तो कितना हो जाएगा? एन नॉट बाई टू स्क्वायर, अब ये रह गया, ये रह गया, अब उसका आधा हो जाएगा, एन नॉट बाई टू स्क्वायर का आधा कितना होगा बेटा? एन नॉट बाई टू क्यूब, यानी एन नॉट बाई 8 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से बेटा आपका ये आंसर सही है ना। आगे चलते हैं बेटा लोग। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय, यहां पर कोई हाँ बाइंडिंग एनर्जी, तो बेटा ये एक न्यूक्लियॉन्स है ना, इसका न्यूक्लियॉन्स ने सॉरी न्यूक्लिड जेड और ए बेटा। तो याद रखिएगा बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? मास डिफेक्ट। न्यूक्लियस जब बन जाता है बेटा, न्यूक्लियस जब आपस में आके मिल जाते हैं, न्यूक्लियस बन जाता है, तो न्यूक्लियस के बनने पर मास डिफेक्ट आता है, और इस मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट में जितना एनर्जी रिलीज होता है वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है, डेल्टा एम इंटू। अब मास डिफेक्ट कितना? तो सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस, है ना, मास ऑफ न्यूक्लियस जो बना, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, ये मास डिफेक्ट है बेटा, और इसको हम लोग सी स्क्वायर से सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी का, बाइंडिंग एनर्जी का। ओके, तो कहां पर है बेटा? जेड एम पी प्लस माइनस माइनस है ना, ये हो जाएगा, ये यहां पर स्मॉल सबस्क्रिप्ट में होगा बेटा एन, है ना। ये आपका सही आंसर है बेटा, जेड एम पी, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, जो नया न्यूक्लियस बनेगा, यही है मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर बाइंडिंग एनर्जी। और अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता बेटा तो इसका हो जाता सेम यही चीज, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन, बस इस सी स्क्वायर की जगह इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी होता बेटा, यहां पर सी स्क्वायर नहीं होता, ये भी दे सकता है ना। अगला, व्हेन एन क्या है? नाइट्रोजन न्यूक्लियाई आर बम्बार्डेड बाय अल्फा पार्टिकल एंड द रिजल्टेंट न्यूक्लियाई आर इतना, द इमिटेड पार्टिकल विल बी। बताइए बेटा जल्दी से, नाइट्रोजन को जब बम्बार्ड किया गया अल्फा पार्टिकल से, हाँ, तो ऑक्सीजन 17 8 बना रिजल्टेंट न्यूक्लियाई, तो कौन सा पार्टिकल बेटा इमिट हुआ? चलिए जल्दी से सोचिए और बताइए, है ना। हाँ, चलिए बेटा यहां पर देखिए, ये नाइट्रोजन 7 14 बम्बार्ड कराया गया न्यूक्लियस को बेटा, इससे अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम आयन है बेटा, यानी उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी टोटल 4 न्यूक्लियॉन्स होंगे। इससे बम्बार्ड कराया गया बेटा, तो क्या बना? क्या बना बेटा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 और यहां पर बेटा 17। ओके, अब यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझिए, 7 to 9 यहां पर 8 ही है, तो यहां पर 1 बचा, यहां पर 14 4 18 14 एंड 4 18, यहां 17 है तो 1, तो ये कौन सा एलिमेंट निकला होगा? 1H1, है ना। और ये जो 1H1 है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉन्स, प्रोटॉन। तो क्या निकलेगा बेटा? प्रोटॉन निकलेगा। ओके, क्या निकलेगा? प्रोटॉन। गेस मत कीजिए बेटा, है ना, फैक्ट के साथ पढ़ाई कीजिए, क्यों, कैसे, कहां से। अब यहां पर वही है बेटा, क्वेश्चन देखिए सेम वैसे ही है। व्हेन नाइट्रोजन 7 14
आर बम्बार्डेड बाय न्यूट्रॉन, आर बम्बार्डेड बाय न्यूट्रॉन एंड द रिजल्टेंट न्यूक्लियाई आर, है ना बेटा, कार्बन, यहां पर 14 बेटा, यहां पर 6। तो बताओ क्या निकला होगा, बताओ बेटा क्या निकला होगा। बम्बार्डेड बाय न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन क्या है बेटा, जल्दी से बताओ। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इन लिखा था बेटा, नीचे 0 ऊपर 1। 14 का 14 रह गया, 7 0 6 बेटा, 7 करना है नीचे, नीचे 6 और 1 1 7 हो गया, ऊपर 15, ऊपर भी 15। तो यहां पर भी बेटा देखिए न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कराया गया बेटा 7 0 0, तो यहां पर भी 7 होना चाहिए, 6 और 1 7, 14 और 1 15, 14 और 1 15। ओके हो गया। फिर से इसको हम कह रहे बेटा कि ये भी क्या है, प्रोटॉन। क्या है बेटा, प्रोटॉन। ठीक है ना, ठीक। 23 इसके बाद बेटा 24, व्हेन लिथियम न्यूक्लियर बम्बार्डेड बाय प्रोटॉन्स, लिथियम Li नीचे 3 ऊपर 7 बम्बार्डेड बाय प्रोटॉन, क्या बना बेटा, बेरिलियम, ऊपर 7 नीचे 4 प्लस, है ना, क्या होगा, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 3 1 4, यहां 4 है यानी नीचे 0। तो ये तो आपका न्यूट्रॉन है ना, क्या बनेगा, न्यूट्रॉन बनेगा। ओके, लास्ट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस इज, है ना, चाहे यूरेनियम न्यूक्लियस हो बेटा, चाहे कोई भी न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करता है ना। न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है बेटा, उसका ऑर्डर कितना होता है, न्यूक्लियस का डेंसिटी आप लोग निकाल चुके हैं बेटा, है ना। एटम और न्यूक्लियाई में आप पढ़े हैं बेटा, है ना, वहां पर डेंसिटी निकाले हैं और ये बोले थे कि ये एटॉमिक मास से इंडिपेंडेंट होता है। ओके, तो यहां पर आपको रट लेना है बेटा, उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 रेज टू पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का होता है बेटा, पर मीटर क्यूब का। ओके, तो इस तरह से बेटा आज का सेशन खत्म हुआ बेटा। एग्जाम का प्रिपरेशन पूरे जोश खरोश के साथ आप करते रहिए, है ना, एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइए। थैंक यू।